चैप्टर 3 स्टेप 3 रीफोकस विशिंग वोंट मेक इट सो। पिछले चैप्टर में हमने सीखा रिलेबल ये ओसीडी है, रीएट्रिब्यूट यह मेरे दिमाग का फॉल्स मैसेज है। अब किताब तीसरा सवाल पूछती है, जब ओसीडी की अर्ज आ ही गई तब मुझे करना क्या है? किताब का उत्तर है रीफोकस, दूसरा काम करो। यही इस पूरे चैप्टर का केंद्रीय विचार है। 1. रीफोकस का असली मतलब मान लो ओसीडी कहता है हाथ धो, आप पहले रिलेबल ये ओसीडी है, फिर रीएट्रिब्यूट ये ओसीडी का फॉल्स मैसेज है। अब तीसरा कदम रीफोकस, सिंक पर जाकर हाथ धोने के बजाय किसी दूसरे मीनिंगफुल काम में लग जाओ, जैसे टहलना, संगीत सुनना, खाना बनाना, कोई हॉबी पढ़ना। कोई काम एक्सरसाइज किताब के अनुसार महत्वपूर्ण बात एक्टिविटी का नाम नहीं, बल्कि यह है कि आप ओसीडी के कहे अनुसार कंपल्सिव बिहेवियर करने के बजाय कोई दूसरा बिहेवियर करते हैं। 2. सबसे बड़ी गलती थॉट को जबरदस्ती हटाना। किताब एक कमीलियन की कहानी से समझाती है, अगर कमीलियन लगातार चिंता करता रहे मुझे अपना रंग बदलना बंद करना है, तो उसकी चिंता ही समस्या को और बढ़ाती है। ओसीडी में भी ऐसा ही हो सकता है, अगर आप बार बार सोचते रहें ये थॉट दिमाग से निकल जाए, मुझे एंजाइटी महसूस नहीं होनी चाहिए, मुझे नॉर्मल फील करना है, तो आपका ध्यान अभी भी ओसीडी पर ही है। इसलिए किताब कहती है थॉट को हटाने की कोशिश मत करो, अपना बिहेवियर बदलो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. ये कैसा महसूस हो रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं क्या कर रहा हूं। ये चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण लाइंस में से एक है। इट्स नॉट हाउ यू फील, इट्स व्हाट यू डू दैट काउंट्स। मान लो अर्ज बहुत स्ट्रांग है, मुझे चेक करना ही है। आपका मन कहता है जब तक एंजाइटी खत्म नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। रीफोकस कहता है एंजाइटी रहेगी तो रहेगी, मैं फिर भी अपना दूसरा काम करूंगा। यानी आपका बिहेवियर फीलिंग का गुलाम नहीं रहेगा। 4. ओसीडी से सीधे भिड़ना क्यों मुश्किल है। किताब ओसीडी को एक बहुत पावरफुल ओपोनेंट की तरह समझाती है। अगर आप उसके सामने खड़े होकर कहते रहें मैं इसे अपने दिमाग से निकालकर ही रहूंगा, तो आप उसी बैटलफील्ड में फंसे हुए हैं। किताब का तरीका है सीधे उससे रेसलिंग मत करो, साइड स्टेप करो। ओसीडी चेक, आप ये ओसीडी है, मैं अपना काम करने जा रहा हूं, और फिर दूसरे बिहेवियर में चले जाते हैं। 5. 15 मिनट रूल चैप्टर की प्रैक्टिकल टेक्निक। अर्ज आए कंपल्शन को लगभग 15 मिनट डिले करो। इन 15 मिनटों में कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करो। उदाहरण, मुझे दूर फिर से चेक करना है, रिलेबल। रीएट्रिब्यूट, दूर से हटो, कोई दूसरा काम शुरू करो। 15 मिनट ऑब्जर्व करो। किताब ये भी कहती है कि 15 मिनट कोई जादुई संख्या नहीं है। शुरुआत में अगर केवल 5 मिनट ही संभव हो तो भी वो प्रोग्रेस है, और आगे चलकर 1-2 मिनट का डिले भी वैल्यूएबल प्रैक्टिस माना गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. इस दौरान थॉट रह सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीफोकस का मतलब क्रॉस मार्क, पहले ओसीडी थॉट खत्म होगा फिर मैं दूसरा काम करूंगा, बल्कि चेक मार्क, ओसीडी थॉट अभी भी है फिर भी मैं दूसरा काम करूंगा। किताब बार बार इसी बात पर जोर देती है कि आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। 7. एक पूरा उदाहरण, मान लो कंटामिनेशन ऑब्सेशन आया। ओसीडी, मेरे हाथ गंदे हैं, अभी धो। स्टेप 1 रिलेबल, यह ऑब्सेशन है। स्टेप 2 रीएट्रिब्यूट, ये ओसीडी का फॉल्स मैसेज है। स्टेप 3 रीफोकस, सिंक से दूर हो जाओ और कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी शुरू करो। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं एंजाइटी को खत्म करने के लिए नहीं, ओसीडी के आदेश को फॉलो न करने के लिए ये कर रहा हूं। किताब इसी तरह सिंक से दूर जाकर दूसरा वर्थवाइल काम करने का उदाहरण देती है। 8. मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए, ये भी ट्रैप हो सकता है। मान लो आपने कंपल्शन नहीं किया, लेकिन एंजाइटी अभी भी है। तुरंत मन कहता है, देखा, मैं अभी भी अनकंफर्टेबल हूं, इसका मतलब मैंने ठीक से रीफोकस नहीं किया। किताब के अनुसार यह सोच फिर से आपको ओसीडी के अंदर खींच सकती है। आपका लक्ष्य मैं कंफर्टेबल महसूस करूं नहीं है,
आपका लक्ष्य, मैं ओसीडी के बावजूद अपना काम करूं। आयरॉनिकली, किताब के अनुसार जब आप फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर करते हैं, तो फीलिंग अक्सर धीरे धीरे कम होने लगती है। 9. धीरे धीरे, सब कुछ एक साथ नहीं, किताब कहती है। वन स्टेप एट अ टाइम। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे कंपल्शंस हैं, तो वह अगले दिन से अब मैं एक भी कंपल्शन नहीं करूंगा, ऐसा करने की कोशिश न करे। पहले रिलेटिवली मैनेजेबल सिम्टम चुनो। उदाहरण, हर बार 20 बार चेक करता हूं, तो शुरुआत में एक अवसर पर 15 मिनट डिले का अभ्यास, फिर धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ाना। 10. प्रोग्रेस का मतलब ओसीडी का जीरो होना नहीं। किताब के अनुसार गेटिंग बेटर का मतलब यह नहीं कि ओसीडी कभी कोई थॉट नहीं देगा, बल्कि ओसीडी डेली लाइफ को कम डिस्टर्ब करे, काम कम प्रभावित हो, रिलेशनशिप्स कम प्रभावित हो, आपका अटेंशन लगातार ओसीडी के पास न रहे, आप रिग्रेट वाले कंपल्सिव बिहेवियर्स कम करें। यानी ओसीडी मौजूद हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी का ड्राइवर नहीं रहता। 11. अगर कंपल्शन हो जाए तो किताब इस सिचुएशन में सेल्फ अटैक करने से रोकती है। अगर आपने कंपल्शन कर दिया, क्रॉस मार्क, मैं बहुत खराब हूं, क्रॉस मार्क, मुझसे कभी नहीं होगा, क्रॉस मार्क, मैं फिर से जीरो पर आ गया। इसके बजाय इस राउंड में ओसीडी जीत गया, अगली बार मैं रिफोकस करने की कोशिश करूंगा और अगली अपॉर्चुनिटी पर फिर प्रैक्टिस। 12. जर्नल क्यों? किताब रिफोकसिंग सक्सेसेस का जर्नल, डायरी रखने को कहती है। उसमें लिख सकते हैं, ट्रिगर, क्या हुआ, ओसीडी अर्ज, क्या करने का मन हुआ, मैंने क्या किया, कौन सा रिफोकस बिहेवियर, कितनी देर डिले किया, अर्ज में क्या बदलाव आया। इससे 2 फायदे होते हैं। 1. आपको पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए यूजफुल है। 2. समय के साथ आपकी प्रोग्रेस दिखाई देती है। 13. कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी? किताब ऐसी एक्टिविटीज को विशेष रूप से उपयोगी मानती है जिनमें कंसंट्रेशन और स्ट्रैटेजी हो और जो आपको जेन्युइनली एंगेज करे। उदाहरण, कोई गेम, मीनिंगफुल वर्क, किसी के साथ एक्टिविटी, हॉबी, फिजिकल एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जिसमें आपका पूरा ध्यान लगे। लेकिन किताब ये भी स्पष्ट करती है कि अकेले जॉगिंग जैसी एक्टिविटी भी मदद कर सकती है, मुख्य बात है कि वो आपको कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेज करे। 14. माइकल की कहानी। माइकल को ओसीडी थॉट्स की वजह से पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। वो एक ही पेज को बार बार पढ़ता था, लेकिन 4 स्टेप्स और रिफोकसिंग के साथ उसकी रीडिंग एबिलिटी काफी बेहतर हुई। उसने बताया कि पहले वो 1 महीने में जितना पढ़ता था, बाद में उससे कहीं ज्यादा पढ़ पाने लगा। उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी रिफोकसिंग का अच्छा माध्यम था। लेकिन एक महत्वपूर्ण लेसन, आपको अपनी लाइफ को ओसीडी के हिसाब से नहीं, अपने मीनिंगफुल गोल्स के हिसाब से चलाना है। 15. जैक की कहानी, कब पर्याप्त है? जैक को हैंड वॉशिंग और चेकिंग प्रॉब्लम्स थी। उसने धीरे धीरे समझा, हर चीज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल संभव नहीं है। घर छोड़ते समय आप रीजनेबल चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है, मैंने जितना रीजनेबल था उतना कर लिया, अब मुझे जाना है। अगर ओसीडी फिर कहे, एक बार और, तो रिफोकस का काम शुरू होता है। यहां एक बहुत गहरी बात आती है, यू डोंट हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर थिंग्स। आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद अनसर्टेनिटी को रहने देना पड़ता है। 16. क्रिस्टोफर, एक्सपोजर जोड़ रिफोकस। क्रिस्टोफर को कंटामिनेशन और ब्लास्फेमस इंट्रूसिव थॉट्स थे। उसने कंटामिनेशन फियर्स का सामना करने के लिए डॉग वॉकिंग जैसे सिचुएशंस का उपयोग किया और रिचुअल वॉशिंग को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं बनाया। काम करते समय उसे टमेटो सॉस को ब्लड जैसा महसूस होने का ऑब्सेशन भी आता था, लेकिन उसे अपना काम जारी रखना पड़ता था। धीरे धीरे वो थॉट कम प्रॉब्लमैटिक हो गया। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि एक्सपोजर में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स को ओसीडी के हिसाब से बदलना जरूरी नहीं। 17. एमी की कहानी। एमी को डर था कि पेन या पेंसिल उठाने पर वह कोई ऑब्सीन चीज लिख देगी। एक दिन रेस्टोरेंट में उसके पास बहुत सारे पेन्स, पेंसिल्स थे। उसका मन वहां से भागने का हुआ, लेकिन उसने, मैं यहां बैठूंगी, मैं इस फेयर पर एक्शन नहीं करूंगी, कहा और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन पर अपना ध्यान लगाया। यानी रीफोकस इक्वल्स फेयर के खत्म होने का इंतजार नहीं, फेयर के रहते हुए भी लाइफ की एक्टिविटी में वापस जाना।
18 समय के साथ 4 स्टेप्स ऑटोमेटिक हो सकते हैं। शुरुआत में आपको कॉन्शियसली याद करना पड़ेगा। 1 रीलेबल, 2 रीएट्रीब्यूट, 3 रीफोकस, 4 रिवैल्यू। लेकिन किताब माइकल के एग्जाम्पल के माध्यम से बताती है कि समय के साथ ये प्रोसेस अधिक नेचुरल हो सकता है। फिर आपको हर बार मन में अब स्टेप 1 अब स्टेप 2 कहना जरूरी नहीं रहता। आप बस पहचानते हैं ये ओसीडी है, मुझे दूसरा काम करना है। चैप्टर 3 का मूल संदेश, पूरे चैप्टर को एक सीक्वेंस में रखो। ओसीडी थॉट, अर्ज, रिलेबल, ये ओसीडी है, REATTRIBUTE, ये फॉल्स मैसेज है। रीफोकस, मैं इसके अनुसार एक्शन नहीं करूंगा, मैं दूसरा मीनिंगफुल काम करूंगा। डिले द कंपल्शन, पहले कुछ मिनट धीरे धीरे ज्यादा। ऑब्जर्व, अर्ज बदल सकती है। रिपीट, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे अच्छा महसूस करने के लिए अपना बिहेवियर बदलने की जरूरत नहीं है। पहले बिहेवियर बदलो, फीलिंग को अपना काम करने दो। किताब के अनुसार जब व्यक्ति ओसीडी थॉट्स को कम अटेंशन देता है और कंपल्शंस कम करता है, तो समय के साथ थॉट्स और अर्जेस अधिक जल्दी फेड हो सकते हैं। अगला चैप्टर 4 स्टेप 4 रिवैल्यू है, जहां किताब ये समझाती है कि ओसीडी थॉट्स और अर्जेस को महत्व, मूल्य देना कैसे कम किया जाए, ताकि वे आपके लिए उतने कंपेलिंग न रहें।